प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज आपको कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में आगे बताऊंगी। तो आज हम लेंगे कीन्स के रोजगार तथा आय सिद्धांत के फलनिक समीकरण। पहला समीकरण है O = FN। O का मतलब है आउटपुट या उत्पादन, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, N है एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार। तो उत्पादन रोजगार का फलन है, अर्थात उत्पादन रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। तो यहाँ स्वतंत्र चर है रोजगार और आश्रित चर है उत्पादन। तो आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात उत्पादन रोजगार का फलन है। इसके बाद दूसरा समीकरण है DL = F × W/P। DL का मतलब है डिमांड ऑफ लेबर, अर्थात श्रम की मांग। F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। W/P अर्थात वास्तविक मजदूरी का। तो श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का फलन है। तो स्वतंत्र चर है वास्तविक मजदूरी, आश्रित चर है श्रम की मांग। तो श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का फलन है या वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। तीसरा है सप्लाई ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W। SL का मतलब है सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात श्रम की पूर्ति। F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। W है मौद्रिक मजदूरी, अर्थात श्रम की पूर्ति मौद्रिक मजदूरी का फलन है या उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ स्वतंत्र चर है मौद्रिक मजदूरी और आश्रित चर है श्रम की पूर्ति। तो इस तरह से श्रम की पूर्ति मौद्रिक मजदूरी का फलन है। और चौथा समीकरण है DL = SL। DL मतलब डिमांड ऑफ लेबर, अर्थात श्रम की मांग। SL है सप्लाई ऑफ लेबर, अर्थात श्रम की पूर्ति। तो श्रम बाजार में श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति की शक्तियों से साम्य स्थापित होता है। तो ये है संतुलन की स्थिति जहाँ श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है। इसके बाद पांचवा समीकरण है MD = FL। MD का मतलब है डिमांड फॉर मनी या मुद्रा की मांग। F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। L है लिक्विडिटी प्रेफरेंस अर्थात तरलता पसंदगी। तो मुद्रा की मांग तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तो जो तरलता पसंदगी है यह 3 उद्देश्यों पर निर्भर करती है: कार्य संपादन उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। तो जो शुरू के 2 उद्देश्य हैं सौदा मांग और सतर्कता मांग, इनके लिए जो मुद्रा की मांग है इसको हम L1 के द्वारा व्यक्त करते हैं और जो मुद्रा की सट्टा मांग है इसे हम L2 के द्वारा बताते हैं। तो जो L1 है अर्थात मुद्रा की सौदा मांग व सतर्कता मांग, यह आय पर निर्भर करती है, अतः इसे हम कहते हैं L1 आय का फलन है अर्थात L1Y। और जो मुद्रा की सट्टा मांग है यह ब्याज की दर पर निर्भर करती है, अतः इसे हम लिखते हैं L2 ब्याज दर R का फलन है अर्थात L2R। L2 का मतलब है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो L2 है यह ब्याज की दर R पर निर्भर है या उसका फलन है। इसके बाद छठा समीकरण है MS = M, अर्थात मुद्रा की पूर्ति मनी सप्लाई बराबर है M के, अर्थात मुद्रिक अधिकारी द्वारा जो मुद्रा जारी की जा रही है। तो मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय मौद्रिक अधिकारी द्वारा निर्धारित होती है। और सातवां है MD = MS, अर्थात मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में संतुलन को बताता है। डिमांड फॉर मनी बराबर है सप्लाई ऑफ मनी के। तो MD = MS या मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होती है संतुलन की स्थिति में। इसके बाद आठवां समीकरण है S = FY। S है सेविंग या बचत। F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। Y अर्थात आय का।
तो बचत आय का धनात्मक फलन है। तो यहाँ स्वतंत्र चर है आय और आश्रित चर है बचत। आय अधिक होगी तो बचत अधिक होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, तो बचत आय का धनात्मक फलन है। नवा है I = GR। आई है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग या निवेश। जी का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। आर का मतलब है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ स्वतंत्र चर है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर अधिक होगी तो निवेश कम किया जाएगा, और ब्याज की दर कम है तो निवेश अधिक किया जाएगा। तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अतः हम कहते हैं कि निवेश ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। और 10वां समीकरण है S = I। S है सेविंग अर्थात बचत, I है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग। तो कुल बचत व कुल निवेश में संतुलन को बताता है। तो ये है कीन्स के रोजगार सिद्धांत के कुछ समीकरण। इसके बाद हम लेंगे कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। इस संबंध में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसकी आलोचनाओं को बताइए। तो हेनरी, हैजलिट, हट, मार्गेट, हेयक, नाइट, वॉट, लॉरेंस आदि ने कीन्स के सिद्धांतों की कटु आलोचना की है। तो पहली आलोचना है, कीन्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि रोजगार के दीर्घकालीन घटकों की उपेक्षा। तो कीन्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि कीन्स का सिद्धांत अल्पकाल से संबंध रखता है, इसमें दीर्घकालीन घटकों की उपेक्षा की गई है, जैसे उत्पादन तकनीक, संगठन, पूंजी की मात्रा, उपभोग की प्रवृत्ति, आय के स्तर आदि में दीर्घकालीन परिवर्तनों से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण की उपेक्षा की गई है। इसके बाद दूसरी आलोचना है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए व्यापक उपचारों का अभाव। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में चक्रीय बेरोजगारी की समस्या का समाधान है, किंतु यह संघर्षात्मक तथा तकनीकी बेरोजगारी के निराकरण का कोई उपाय नहीं सुझाता। तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब यह है कि जो तेजी मंदी के दौर आते रहते हैं, व्यापार चक्र आते हैं, और उनकी वजह से जो बेरोजगारी होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें चक्रीय बेरोजगारी की समस्या का समाधान है कि मंदी की स्थिति है तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके विनियोग बढ़ा सकते हैं, और इसकी वजह से ब्याज की दर घटेगी, विनियोग बढ़ेगा, और विनियोग बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी, उत्पादन, आय व रोजगार बढ़ेगा, और मंदी की स्थिति को हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें चक्रीय बेरोजगारी की समस्या का समाधान है, किंतु यह संघर्षात्मक तथा तकनीकी बेरोजगारी के निराकरण का कोई उपाय नहीं सुझाता। संघर्षात्मक, जिसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या अस्थायी या आकस्मिक या संक्रमणकालीन बेकारी भी इसे कहते हैं। तो संघर्षात्मक बेकारी का मतलब ये है कि एक उद्योग अगर किसी वजह से बंद हो जाता है तो उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह बेरोजगार हो जाता है, और जब तक उस व्यक्ति को दूसरे उद्योग में रोजगार नहीं मिलता है तो इस अवधि के लिए जो बेरोजगारी की स्थिति है ये संक्रमणकालीन बेकारी या संघर्षात्मक बेकारी कर रहा है, अर्थात वह रोजगार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है एक तरह से, और इसीलिए इसे हम संघर्षात्मक बेकारी कह सकते हैं कि एक उद्योग से वह बेकार हुआ और दूसरे उद्योग में जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो ये जो बीच की अवधि है ये संघर्षात्मक बेकारी कहलाती है। तो इस संघर्षात्मक बेकारी और तकनीकी बेरोजगारी के संबंध में यह कोई उपाय नहीं बताता है। तकनीकी बेकारी का मतलब ये है कि अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाता है, पुरानी टेक्निक हट करके नई टेक्निक काम में ली जाती है, तो जो व्यक्ति पुरानी टेक्निक पे काम कर रहा था और उसे नई तकनीक नहीं आती है तो वह बेरोजगार हो जाएगा, तो ये कहलाती है तकनीकी बेरोजगारी। इसके बाद तीसरा है पूर्ण रोजगार की धारणा दोषपूर्ण। कीन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार की दशा में संघर्षात्मक तथा ऐच्छिक दोनों ही प्रकार की बेकारी विद्यमान होना असंगत नहीं है। तो कीन्स से कहते हैं कि अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो इस पूर्ण रोजगार की दशा में भी
ऐच्छिक बेकारी हो सकती है या संघर्षात्मक बेकारी हो सकती है, जबकि इस अवस्था को पूर्ण रोजगार कहना भ्रमात्मक है। अतः हैजलिट इस पूर्ण रोजगार की अवस्था को आदर्श या इष्टतम रोजगार कहना पसंद करता है। कीन्स पूर्ण रोजगार को आर्थिक नीति का उचित उद्देश्य मानता है, जबकि हैजलिट पूर्ण रोजगार को एक साधन मानता है, जबकि साध्य तो अधिकतम उत्पादन और उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि है। इसके बाद चौथी आलोचना है, भ्रमात्मक मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत भी भ्रमात्मक है। तो कीन्स के सिद्धांत में जो मान्यताएं ली गई है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है, बंद अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण मान्यता है, तो ये भ्रम पैदा करने वाली मान्यताएं हैं। और कीन्स ने रोजगार सिद्धांत में आयात निर्यात व विदेशी पूंजी के लेन देन की उपेक्षा की है। तो इस तरह से भ्रमात्मक मान्यताओं पर आधारित सिद्धांत भी भ्रम पैदा करने वाला है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि उसमें विदेशों से कोई लेन देन नहीं होता है, अर्थव्यवस्था देश की सीमाओं के भीतर ही लेन देन का कार्य करती है। इसके बाद पांचवा है, सर्वव्यापकता का अभाव। यह सिद्धांत पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो लागू होता है, परंतु समाजवाद व पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रवृत्तियों के कारण यह सिद्धांत क्रियाशील होने में असफल रहता है। तो इस तरह से कीन्स का जो सिद्धांत है यह केवल पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है, यह समाजवाद व पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लागू नहीं होता। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी अपूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकारी प्रवृत्ति के कारण यह सिद्धांत क्रियाशील होने में असफल रहता है। इस संबंध में हैरिस का कहना है कि यदि साम्यवाद आ जाए तो कीन्स भी रिकार्डो की भांति मृत हो जाएगा। इसके बाद छठी आलोचना है, अत्यधिक समष्टि मूलक स्वरूप अनुपयुक्त है। कीन्स के सिद्धांत में कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल आय आदि पर बहुत अधिक बल दिया गया है और समूची अर्थव्यवस्था के समग्र विश्लेषण में व्यष्टि दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही व्यष्टि विश्लेषण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि अत्यधिक समष्टि मूलक स्वरूप अनुपयुक्त है। इसके बाद सातवां पॉइंट है, विनियोगों पर आवश्यकता से अधिक जोर। तो रोजगार वृद्धि के लिए उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है। पीगू के अनुसार आई अर्थात इन्वेस्टमेंट या विनियोग पर अधिक ध्यान देना दोषपूर्ण था, जबकि कीन्स अपने सिद्धांत में विनियोग पर बहुत अधिक बल देते हैं। इसके बाद आठवीं आलोचना है, रोजगार निर्धारण घटकों में अनेक कमियां हैं। तो जो उपभोग फलन व विनियोग फलन है यह कई कमियों से भरपूर है। जैसे उपभोग फलन दो बातों पर निर्भर करता है, एक है आय का आकार और दूसरा है उपभोग की प्रवृत्ति। तो उपभोग की जो प्रवृत्ति है ये दो बातों पर निर्भर है, एपीसी और एमपीसी पर। तो आय का आकार स्वयं अन्य तत्वों से प्रभावित होता है और आय का निर्धारण करना है और फिर बात वहीं अटक जाती है कि उपभोग स्वयं आय पर निर्भर करता है। तो इस तरह से उपभोग फलन कई कमियों से परिपूर्ण है। इसके बाद नवा है, प्रावैगिक विश्लेषण का अभाव। कीन्स का सिद्धांत तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक विश्लेषण है। कीन्स ने अपने विश्लेषण में समयांतर की धारणा की उपेक्षा कर दी है, अर्थात इसमें प्रावैगिक विश्लेषण का अभाव है क्योंकि यह तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित है। साथ ही कीन्स ने ये कहा कि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, लेकिन इसमें समयांतर को शामिल नहीं किया है, इसमें कुछ समय लगता है जिसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह से ब्याज की दर घटने पर विनियोग बढ़ता है, तो इसमें कितना समय लग रहा है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कीन्स ने रोजगार के विभिन्न स्तरों का तो विश्लेषण किया, किंतु एक स्तर से दूसरे स्तर पर संतुलन की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं कर पाया, अर्थात प्रावैगिक विश्लेषण का अभाव पाया जाता है।
इसके बाद 10वां है त्वरक को भुला दिया। तो कीन्स अपने सिद्धांत में ये तो कहते हैं कि विनियोग बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और गुणक विनियोगों में वृद्धि के कारण रोजगार एवं आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात है। तो हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि जो गुणक है के, ये बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के। डेल्टा आई है विनियोग में परिवर्तन, डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन। तो ये हम यहाँ देख चुके हैं कि विनियोग में परिवर्तन की वजह से आय में परिवर्तन होता है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का जो अनुपात है ये के अर्थात गुणक कहलाता है। तो इस बात को तो कीन्स ने अपने सिद्धांत में शामिल किया है, लेकिन त्वरक को इसमें शामिल नहीं किया है। तो त्वरक विनियोगों की मात्रा पर होने वाले उपभोग के परिवर्तनों के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो ए जो कि त्वरक है बराबर है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी के। डेल्टा आई है विनियोग में परिवर्तन, डेल्टा सी है उपभोग में परिवर्तन। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी जो कि बराबर है त्वरक के, तो उसे कीन्स ने अपने समीकरण में शामिल नहीं किया है। इसके बाद 11वां पॉइंट है कीन्स का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत नहीं माना जा सकता। यह एक विशिष्ट सिद्धांत है जो केवल बंद अर्थव्यवस्था, पूर्ण प्रतियोगिता और स्थैतिक अर्थव्यवस्था में लागू होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता वाली खुली अर्थव्यवस्था व गतिशील अर्थव्यवस्था या अर्धविकसित व गतिहीन अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होता। तो इस तरह से कीन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिस पर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम लेंगे प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत तथा कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मौलिक अंतर। इस पर भी कई बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत और कीन्स के रोजगार सिद्धांत में क्या अंतर पाया जाता है। तो हमने एक तालिका ली है जिसके एक तरफ हमने लिया है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत और दूसरी तरफ लिया है कीन्स का रोजगार सिद्धांत। तो पहला अंतर ये है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति की कल्पना है, अर्थात प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार को एक सामान्य अवस्था मानकर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ कीन्स का रोजगार सिद्धांत अपूर्ण रोजगार संतुलन को सामान्य अवस्था मानता है। तो कीन्स ने अपने सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार संतुलन को सामान्य अवस्था माना है। इसके बाद दूसरा अंतर है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण पर बल देता है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन साम्य विश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण व व्यावहारिक मानता है। तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का संबंध दीर्घकाल से है, जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत का संबंध अल्पकाल से है। इसके बाद तीसरा अंतर है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अबाध या निर्बाध व्यापार नीति पर आधारित है, अर्थात इसमें सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है और व्यापार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत नियंत्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आधार मानता है, पूंजीवाद पर सरकारी हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। तो कीन्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो ली है, लेकिन उस पूंजीवाद पर सरकारी नियंत्रण रहता है। इसके बाद चौथा अंतर है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में यह मान्यता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्धारण करती है या पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। अतः बढ़ी हुई पूर्ति स्वयं पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित कर देती है, अर्थात जितनी पूर्ति होगी उसी के बराबर मांग अपने आप पैदा हो जाएगी और अपने आप पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है। इसके विपरीत कीन्स के रोजगार सिद्धांत में ये कहा गया है कि प्रभावपूर्ण मांग की धारणा को रोजगार वृद्धि का आधार माना है। प्रभावपूर्ण मांग के आधार पर उपभोग फलन व विनियोग फलन उसकी महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। तो कीन्स ने अपने सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग को
रोजगार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना है। और जो प्रभावपूर्ण मांग है ये दो बातों पर निर्भर करती है, कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन। और जो कुल मांग फलन है ये तीन बातों पर निर्भर है, उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय। इसके बाद पांचवा अंतर है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में ब्याज दर को बचत एवं निवेश में संतुलन का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। अर्थात प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में बचत और निवेश में संतुलन ब्याज दरों के द्वारा स्थापित होता है, जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत में बचत एवं निवेश में संतुलन ब्याज दर से स्थापित नहीं होता बल्कि आय के स्तर से स्थापित होता है। तो दोनों में ये मुख्य अंतर है कि बचत और निवेश में दोनों में समानता पाई जाती है, लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दोनों में समानता ब्याज दर से स्थापित करते हैं, जबकि कीन्स के सिद्धांत में बचत और निवेश में समानता आय के स्तर से स्थापित होती है। इसके बाद छठा है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में मजदूरी दरों में कटौती को बेरोजगारी मिटाने का आधार चुना, जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत में मजदूरी दरों में कटौती प्रभावपूर्ण मांग में कमी का कारण बन बेरोजगारी बढ़ाने का कारण हो सकती है। अतः रोजगार वृद्धि के लिए मजदूरी कटौती को अनुपयुक्त माना है। तो कीन्स ने हमेशा ये कहा है कि मजदूरी में कटौती की वजह से मांग कम होगी तो प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, उत्पादन, आय व रोजगार कम होंगे और इस तरह से मजदूरी दरों में कटौती के द्वारा रोजगार नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बाद सातवां पॉइंट है, अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का निर्धारण बचत तथा निवेश की सापेक्षिक शक्तियों से होता है। तो जो ब्याज दर है ये बचत और निवेश के संतुलन से स्थापित होती है, जबकि कीन्स के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण द्रव्य की तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों के साम्य से होता है। तो R = F/L/M। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, L है लिक्विडिटी प्रेफरेंस अर्थात तरलता पसंदगी, M है मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा। तो जो ब्याज की दर है ये तरलता पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति की शक्तियों के साम्य से निर्धारित होती है। इसके बाद आठवां बिंदु है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार यह व्यष्टि विश्लेषण पर आधारित है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत समष्टि विश्लेषण पर आधारित है और अधिक व्यापक और व्यावहारिक है। तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई पर आधारित है, व्यष्टि विश्लेषण पर आधारित है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत समष्टि विश्लेषण पर आधारित है अर्थात पूरे देश की अर्थव्यवस्था से इसका संबंध है। इसके बाद 9वां पॉइंट है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत स्थिर मान्यताओं पर आधारित होने के कारण एक स्थैतिक विश्लेषण है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत अपने उपभोग फलन व विनियोग फलन में भावी आशाओं व संभावनाओं को शामिल कर उनके विश्लेषण में प्रावैगिक तत्वों का समावेश करता है, अतः यह प्रावैगिक विश्लेषण है। इसके बाद 10वां बिंदु है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत मुद्रा को रोजगार एवं आय निर्धारण में तटस्थ मानता है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को रोजगार एवं आय निर्धारण में तटस्थ मान करके चलते हैं, जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार मुद्रा को रोजगार एवं आय निर्धारण का एक महत्वपूर्ण घटक माना है। अतः मौद्रिक नीति की रोजगार वृद्धि एवं बेरोजगारी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद 11वां बिंदु है, सरकारी व्यय को रोजगार वृद्धि व बेकारी निवारण में महत्व नहीं दिया। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं ये सरकारी व्यय को रोजगार वृद्धि व बेकारी दूर करने में विशेष महत्व नहीं देते हैं, जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार सरकारी व्यय को रोजगार वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। इसके बाद 12वां बिंदु है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार संतुलित बजट का समर्थन करता है, अर्थात जितनी आय है उतना ही व्यय है, संतुलित बजट है, जबकि कीन्स के अनुसार संतुलित बजट को उपयुक्त नहीं मानता। मंदी व बेरोजगारी के समय घाटे के बजट से रोजगार,
आय व कीमतों में वृद्धि संभव है। तेजी व मुद्रास्फीति के समय बचत का बजट उपयुक्त माना गया है। तो जो कीन्स है ये हमेशा संतुलित बजट को उचित नहीं मानते। मंदी के समय बेरोजगारी को दूर करने के लिए घाटे के बजट को ये अच्छा मानते हैं, क्योंकि घाटे का मतलब क्या है कि आय कम व्यय ज़्यादा। तो जब व्यय अधिक होगा तो लोगों के पास में मुद्रा आएगी तो वे अधिक मांग करेंगे और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और उत्पादन, आय व रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद 13वां बिंदु है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र में पृथकता की धारणा है। मौद्रिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन रोजगार व उत्पादन को प्रभावित नहीं करते। अर्थात वास्तविक क्षेत्र अलग है, मौद्रिक क्षेत्र बिल्कुल अलग है। जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र को परस्पर समन्वित व एक दूसरे से संबद्ध बताया गया है। इसके बाद 14 बिंदु है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत ब्याज का फलन है। अर्थात S = FR। S का मतलब सेविंग अर्थात बचत, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है। R अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। तो ब्याज की दर अधिक है तो बचत अधिक होगी, ब्याज की दर कम है तो बचत कम होगी। जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है। अर्थात S = FY। S है सेविंग अर्थात बचत, F का मतलब है फलन है, फंक्शन है, निर्भर करता है, Y अर्थात आय। तो आय अधिक है तो बचत अधिक होगी, आय कम है तो बचत कम होगी। इसके बाद 15वां है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत अधिकाधिक सार्वजनिक बचत को पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया था। जबकि कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार अधिकाधिक सार्वजनिक बचत को प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा बेरोजगारी का कारण माना। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को रोजगार वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त माना। तो इस संबंध में कीन्स ने कहा है कि बचत जो एक व्यक्तिगत गुण है वह सार्वजनिक बुराई बन जाती है। तो कीन्स ये कहते हैं कि अधिकाधिक सार्वजनिक बचत से प्रभावपूर्ण मांग में कमी आती है, क्योंकि जब बचत अधिक की जाएगी तो व्यय कम होगा और जब व्यय कम होगा तो मांग कम होगी और मांग कम होगी तो उत्पादन कम किया जाएगा। और इसीलिए कीन्स से कहते हैं कि बचत जो एक व्यक्तिगत गुण है यह सार्वजनिक बुराई बन जाती है। तो इसी तरह से कीन्स ये कहते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को रोजगार वृद्धि तथा विकास के लिए उपयुक्त माना है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत संकीर्ण, अव्यावहारिक, स्थैतिक व व्यष्टिमूलक है। यह पूर्ण रोजगार संतुलन तथा दीर्घकालीन साम्य विश्लेषण पर जोर देता है। यह मुक्त अर्थव्यवस्था का पक्षधर है, जबकि कीन्स का रोजगार सिद्धांत व्यापक, व्यावहारिक, प्रायोगिक व समष्टिमूलक है। यह अल्प रोजगार संतुलन व अल्पकालिक साम्य विश्लेषण का समर्थक है। यह राज्य हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण मानता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।